अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। नामवर तेलुगु अदाकार कृष्णम राजू चलबस से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का रंज। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब। राहुल गांधी को तमिल लड़की से शादी का पैगाम। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिलचस्प वाक़या। लव जिहाद का इल्ज़ाम। नवरात्रि तक़रीब में दाखिल होने पर मुस्लिम नौजवानों को वार्निंग। आएगा तो 2 पैरों पर जाएगा, 4 खांधों पर। जमहूरियत के चारों सुतून मीडिया, अदलिया पर सहाफ़त पर मरकज़ी हुकूमत के दबाव में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम का बयान। नामवर फिल्मी अदाकार व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कृष्णम राजू चलबसे 50 साल के अपने फिल्मी करियर में इन्होंने रेबल स्टार के तौर पर शायकीन के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। 83 साला अदाकार गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़राबी सेहत की वजह से हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े इन्होंने आखिरी सांस ली। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और फिल्म इंडस्ट्री की अहम शख्सियत ने कृष्णम राजू की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। मुल्क में कोई भी भूखा ना सोए, ये हिदायत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की थी जिस वक्त मुल्क में कोविड की वबा थी। ये बात वज़ीर ख़ारजा हिंद डॉक्टर एस जयशंकर ने कही। वो इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर शंकर ने मज़ीद कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हमारे मुआशी हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, मुल्क का कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि कोविड के दौर में मरकज़ी हुकूमत ने 80 मिलियन लोगों को अनाज और 40 मिलियन अफराद को बैंक के ज़रिए रकमी इमदाद फराहम की गई। डॉक्टर शंकर ने NRIs को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं जानता हूँ कि अपने वतन और अपनों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारना एक मुश्किल काम है। इन्होंने कहा कि NRIs जहाँ हैं वहाँ अपने मुल्क के बेहतरीन शोबे बना रहे हैं, जिसके लिए मुल्क और मुल्क की हुकूमत इनकी शुक्रगुजार है। इन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत हमेशा NRIs की ज़िंदगी को बेहतर बनाने कोशा रहती है और आपका मसला हमारा मसला है। डॉक्टर शंकर ने हुकूमत की सारी वेलफेयर स्कीमों पर तफसीली रोशनी भी डाली। कम्युनिटी से खिताब के बाद डॉक्टर शंकर ने हाज़रीन के सवालों के जवाब भी दिए। सऊदी अरब में NRIs के बच्चों की आला तालीम के सवाल पर इन्होंने कहा कि चूँकि 25 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी यहाँ आबाद हैं, इस सिलसिले में हुकूमत इक़दाम कर रही है। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो कल अपने सऊदी हम मनसब से मुलाकात में इन तमाम मसाइल को ज़ेर बहस लाएंगे जिनका ताल्लुक़ हमारे NRIs से हैं। एक और सवाल के जवाब में इन्होंने यकीन दिलाया कि पासपोर्ट की तजदीद के अमल को मज़ीद तेज़ी से मुकम्मल करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा के हमरा साबिक़ सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब और अब वज़ारत ख़ारजा हिंद दिल्ली में सेक्रेटरी डॉक्टर औसाफ सईद भी मौजूद हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के सारोज़ा सरकारी दौरे सऊदी अरब का आगाज़ हफ्ता हुआ। You will have your concerns, your interests, your problems, and it's very useful for me to know that, to understand that, so that when I engage with the authorities, with my counterpart or with the officialdom, I have also your interests at heart. That in some way, if we as the government or I as the foreign minister or the embassy or the foreign ministry can be helpful to advance your interest, to make you more comfortable, to ensure that your requirements are met and your problems in whatever way can be addressed, I think that is also equally important. And that is why, in fact, I am very glad that the embassy took the initiative to arrange this meeting. Right, you are literally my first engagement on this visit. Now, having said that, and I'd be very happy to, after my remarks, to actually to listen to any concerns which you people may have. It's very
natural that Indians who live abroad, even though we are in a very connected world today, many, all those phones which I saw pointed at me keep you instantaneously informed of anything that happens in India. So you're probably more updated than I am. But still, you would like to know what is happening in India, a sense of the mood and the sentiment of our society. And that is also something I would like to share with you. It's been probably for the last 2.5 years, you've had very few high-level visitors from India because of the COVID. I myself had, the last time I came here was in my previous capacity. I had accompanied the Prime Minister in his visit here in 2016. Prime Minister came again in 2019. But in 2020-21, there were very, very few foreign visits that any of us did. So, in a sense, the picture I would like to present to you, in essence, is what has been happening in our country in the last 2.5 years. And the big issue, the big challenge that we faced, like everybody else, was the COVID. When the COVID first hit us in the first quarter of 2020, I don't think any of you are unaware of what was our health system at our point of time. You can honestly say that perhaps राहुल गांधी की शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हफ्ते को एक दिलचस्प वाक़या पेश आया है। कन्याकुमारी ज़िले के मारथंडम इलाके में राहुल गांधी ने कौमी दही रोज़गारी ज़मानत स्कीम के तहत काम करने वाली ख़वातीन मज़दूरों से मुलाकात किया और उनकी आमदनियों दीगर मसरूफ़ात के बारे में दरियाफ़्त किया। इस मौके पर एक खातून ने राहुल गांधी से शादी का जिक्र किया। इस खातून ने कहा कि हम जानते हैं कि आप तमिलनाडु से मोहब्बत करते हैं, हम आपकी शादी एक तमिल लड़की से करने को तैयार हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्वीट पर इसका इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस वक्त बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी ने इन्हें क्या जवाब दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर में ख़त्म हुई। ये यात्रा 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से होते हुए 150 दिनों तक 3570 किलोमीटर का फ़ासला तय करेगी। रियासती मध्य प्रदेश में नवरात्रि से कबल मुस्लिम नौजवानों को वार्निंग दी गई है। मध्य प्रदेश की वजीर उषा ठाकरे ने गुज़िश्ता दिनों गरबा पंडालों में शनाख्ती कार्ड्स देखकर दाखिला दिए जाने की बात कही थी और अब इंदौर में बजरंग दल की जानिब से इंतबाह दिया गया है। देश में गरबे पर राजनीति पिछले 2 दशकों से हो रही है, लेकिन धर्मस्वतंत्रता के अधिकृत आदेश के बाद इस राजनीति को एक अलग रंग दिया जा सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि गरबों के आयोजन के दौरान संस्कृति का माहौल उठता है। देखना होगा कि ऐसे में ये नया नियम इस पर कितना नियंत्रण ला पाता है। आइए
7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान। बजरंग दल का कहना है कि मुस्लिम समाज गरबा पंडालों से दूर ही रहे, क्योंकि मुस्लिम समाज के नौजवानों के जरिए अलग अलग तरह के गरबा पंडालों में दाखिल होकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है और फिर लौ जिहाद की तरफ धकेल दिया जाता है। हिंदू तवा तंजीम का कहना है कि माजी में कई ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं जब मुस्लिम नौजवान गरबा में दाखिल होकर हिंदू लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और फिर इन्हें लौ जिहाद में फंसा लेते हैं। बजरंग दल के डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर तनु शर्मा ने इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर गरबा पंडालों में कोई भी मुस्लिम नौजवान मिला तो वो आएगा तो 2 पैरों पर, लेकिन जाएगा 4 खंधों पर। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। बीजेपी के लीडर और राज्यसभा के साबिक पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। इन्होंने कहा है कि मुल्क में आइन के 4 सुतून पर मोदी हुकूमत का दबाव है, इसके लिए कुछ करना होगा। आपको बता दें कि साबिक एमपी स्वामी अक्सर अपने ट्वीट से मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हैं। 10 सितंबर को एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं कि आइन के 4 सुतून 2017 से मुसलसल दबाव में हैं। अंग्रेज़ी मीडिया जैसे अखबारात और टीवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के हुक्काम के दबाव में हैं। अदलिया के लोग हुकूमत के लाइव अफसरान के दबाव में हैं। इस्तेसाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस सूरत हाल में हमें जल्द ही कुछ करने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा अपोजिशन ने भी कई मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क की मीडिया और मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियाँ हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। दूसरी तरफ स्वामी ने कहा है कि हुकूमत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं। वो PMO से आने वाली हिदायत पर काम कर रहे हैं। नलगुंडा ज़िले के डंडी प्रोजेक्ट के करीब सेल्फी लेने के दौरान एक हैदराबाद का नौजवान किनाल में गिर पड़ा, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ हो गई है। नौजवान की शिनाख्त 22 साला मनोज की हैसियत से की गई है, जो एरागड्डा हैदराबाद का रहने वाला था। ये हादसा डंडी प्रोजेक्ट में उस वक्त पेश आया जब श्री सैलम में गणेश विसर्जन के बाद 6 दोस्तों के साथ मनोज वापस हो रहा था। अंधेरी और हल्की बारिश के बायस मनोज की नाश की तलाशी का काम रोक दिया गया। मनोज की लाश इतवार को तलाशी मुहिम के दौरान बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि नाश पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दी जाएगी। डंडी पुलिस ने बताया कि इन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अजला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, खम्बम, वरंगल, हनुमाकोंडा में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा है कि राजना, सिरसल्ला,
भद्रादरी, कोत्तागुडम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जनगांव, यादादरी, भोनगिर, मेदक, कामारेड्डी अजला में बाज़ मुकामात पर उसी वक्फे के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ 40 से 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत अख्तियार कर चुका है। सऊदी अरब में गैर मुल्की बाशिंदों का मुकामी शहरियों के नाम से अपना कारोबार शुरू करना हमेशा से गैर कानूनी माना गया है। मुताल्लिक़ा इदारे इस पर लगाम लगाने की कोशिश करते रहे हैं। इस सिलसिले में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर कहा है कि सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्कियों के इजाज़तनामे के बगैर ज़ाती कारोबार की इजाज़त नहीं है। साबिक़ा वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि ऐसा करना ना सिर्फ संगीन जुर्म में शुमार होता है, गैर मुल्की ने इजाज़त हासिल कर ली हो और इजाज़त देने वाला सऊदी शहरी हो या सरमाया, अगर इन्हें अपने नाम पर कारोबार करने की इजाज़त देगा तो क़ानून की नज़र में मुजरिम ठहरेगा। ऐसा करने पर मज़कूरा शख्स का इजाज़तनामा मनसूख और असासे ज़ब्त करने के अलावा जेल और जुर्माने की सज़ा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मुताल्लिक़ा इदारे के तफ्तीशी एहलकारों से मालूमात छापना, रिकॉर्ड फ्राहम ना करना या इनके सवालात के जवाबात देने से गुरेज करना सरकारी एहलकार के फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट समझी जाएगी। ऐसा करना भी संगीन जुर्म है जिस पर क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि दीगर ममालिक के साथ साथ इस तरह के कारोबार में हिंदुस्तानी बाशिंदे भी शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के राजन्ना से सल्ला ज़िले के विमलवाड़ा रूरल मंडल के कार के तालाब में बह जाने के नतीजे में नानी और नवासे की मौत वाक़ई हो गई है। ये वाक़या इतवार की सुबह फाजिल नगर के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद जगतियाल ज़िले से हैदराबाद की सिमत जा रहे थे कि मुकामी तालाब में पानी के बहाव में इजाफा हो गया और कार तालाब में बह गई। कार कुछ दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में फंसकर रुक गई। पुलिस ने कार से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। ताहम 50 साला बी गंगा और इनके पोते 2 साला किट्टू की मौत हो गई। बच जाने वालों में कार ड्राइवर रिजवान भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को टॉलीवुड के तजुर्बेकार अदाकार कृष्णम राजू के फौत होने पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए ट्वीट के ज़रिए ताज़ियती पैगाम में कहा है कि वो तजुर्बेकार के फौत होने की वजह से गमज़दा हैं। आने वाली नस्लें इनकी फ़िल्में और तख्लीक़ी सलाहियतों को याद रखेंगी। वो समाजी खिदमत में भी पेश रहे और एक सियासी रहनुमा के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई। इनके पसमानदगान में अहलिया और 3 बेटियां हैं। अपनी बाग़ियाना अदाकारी के लिए मदाहों और तेलुगु इंडस्ट्री में बागी स्टार के नाम से मशहूर मिस्टर राजू सेहत के मसाइल से जूझ रहे थे। वो गच्चीबौली के AIG अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां आज सुबह 3:25 बजे आखिरी सांस ली। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाली अवामी हिमायत से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसके लीडर गलत बयान देने लगे हैं।
राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाली अवामी हिमायत से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसके लीडर गलत बयान देने लगे हैं। एक बयान जारी करते हुए मिस्टर गहलोत ने जोधपुर में भूत कन्वेंशन में मिस्टर शाह के बयान पर बात कही। इन्होंने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाली हिमायत से बीजेपी बौखला गई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी इसी तरह बीजेपी की बौखलाहट भी बढ़ेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज अपने बयान में कहा है कि पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी भारत जोड़ो यात्रा से लोग पुरजोश हैं और अवाम के लौटने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं। क्या ये देश एकजुट नहीं है? आप क्या जोड़ रहे हैं? इसका जवाब ये है कि देखिए, आप जैसे करोड़ों देशवासी बहुत मेहनत करते हैं। कोई अपने घर में कर रहा है, कोई खेती में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक चर्चा हो रही है वो आपके सवालों पे नहीं हो रही है। जिन समस्याओं से, जिन संघर्षों से आप जूझ रहे हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा एक अलग तरह की हो रही है। राजनीति नकारात्मक बन गई है। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा जितनी भी देश की आवाज़ें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हों, वो उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाज़ों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं इस देश में कि राजनीति को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है? इसीलिए मैं चाहती हूँ और आज आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप सब जुड़े इस यात्रा में। कितने भी समय के लिए आप जुड़ सकें, आपके शहर में से निकल रही हो या आसपास से निकल रही हो, आप आइए, जुड़िए, क्योंकि ये एक सकारात्मक प्रयास है। इस देश की राजनीति में बहुत ज़रूरत है कि हम सब एकजुट हो जाएं और इस देश की मजबूती को आगे लाएं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि हम इस यात्रा से जुड़ कैसे सकते हैं। तो देखिए, हमारी एक वेबसाइट है www.bharatjodoyatra.in। इस पर पूरी जानकारी है कि यात्रा किस दिन कहां से गुजर रही है और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके शहर या आपके इलाके से यात्रा गुजर रही है, आपके पास 1 घंटा हो या 1 दिन हो या कुछ समय हो, जितने लोग जुड़ सकें वो जुड़ें, क्योंकि ये एक सकारात्मक चीज़ है और इसकी सोच अच्छी है, प्यार भरी है। इस देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं तो इसमें जुड़िएगा, देश को मजबूत बनाइएगा। अगर आप कोई कविता, स्लोगन या गाना बनाना चाहते हैं, उसे अपलोड करना चाहते हैं तो #भारत जोड़ो यात्रा के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई कहानी हो एकजुटता की या आप कुछ कहना चाहते हैं देश की एकता के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, तो इसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। आप सब इस हैशटैग का इस्तेमाल करें और हमारी वेबसाइट पे आकर पूरी यात्रा की जानकारी। राजेंद्र नगर में कत्ल का संगीन वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक साई प्रिया के अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश करने वाली पुलिस ने बताया है कि राजेंद्र नगर की रहने वाली एक 9 उम्र लड़की इस हफ्ते अपने घर से लापता हो गई थी, जिसे वरनापड़ती ज़िले में इसके आशिक ने जिनसी ज़्यादती करने के बाद बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। సోమవారం ఉదయం నాడు కాలేజీకి అని బయలుదేరిందండి అమ్మాయి. సాయంత్రం 7 గంటల వరకు రాలేదు. మామూలుగా అయితే 6 గంటల వరకు వస్తుంది, 7 గంటల వరకు రాలేదు. ఆ రోజు టీచర్స్ డే ఉందని చెప్పి కొద్దిగా లేట్గా వస్తుంది అనుకున్నాము. ఫోన్ చూస్తే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. నాకు మెసేజ్ ఒకటి వచ్చింది, అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందని. వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేసిన. కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. నాకు బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు నాకు తెలిసింది అమ్మాయి చంపేశారని. సోమవారం నాడు చంపేశారని నాకు బుధవారం నాడు మధ్యాహ్నం తెలిసింది. ఇక్కడ చంపేశారని తెలిసింది మీకు? పిలాగన్నపురం దగ్గర మానాజీపేట ఊర్లో.
ఎవరు చంపారని తెలిసింది? ఈ శ్రీశైలం అనే వ్యక్తి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం. ఎందుకు, కారణం ఏముంది? ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పి ఎంబడబడుతున్నాడు అతను. ఆ అమ్మాయి నిరాకరించినందుకు చంపేసినట్టు తెలుసు. పోలీసు వాళ్ళకి దయచేసి ఏంటంటే కఠినమైన శిక్ష వేయాలని చెప్పి, ఇలాంటి ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇంకోరికి రాకూడదని, ఏ ఆడపిల్లకు రావద్దని నా నిర్ణయం. అంటే పోలీసు వాళ్ళు ఇంత నిర్లక్ష్యం తీసుకోవద్దు. ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి మేజర్ అయినంత మాత్రంలో అందరికి అలా ఉంటారని అనుకోవద్దు. వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నం ఫస్ట్ ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళు ప్రయత్నం ఫస్ట్ చేసింటే అమ్మాయి చనిపోతున్నావు, బతికి మా ఇంటికి వస్తున్నావు, అది మాకంతా తెలియదండి. అంటే ఇంతకుముందు మీరు ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు మా అమ్మాయికి 17 సంవత్సరాలు 18 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి, అట్లా ఉండదు బాబు, చదువుకోవాలి అమ్మాయి, మీరు అలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడద్దు అని చెప్పి అతను చెప్పినాం. అమ్మాయి కూడా అతను చెప్పింది, నాకు ఇలాంటివి ఏమి ఇష్టం లేదు, నీ జీవితం నువ్వు చూసుకో, నా జీవితం నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నా అని అమ్మాయి కూడా ఫోన్లో చెప్పేసింది. అతనికి ఫోన్లో చెప్పిన